नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग ताम्रपाषाण काल से संबंधित चर्चा करेंगे। ताम्रपाषाण काल से संबंधित यह मेरी अपलोड होने वाली चौथी वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो हम इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ताम्रपाषाण कालीन किस स्थल से कृत्रिम वाटर कैनाल का साक्ष्य मिला है? किसका साक्ष्य मिला है? कृत्रिम वाटर कैनाल का साक्ष्य किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो पहला विकल्प है इनाम गांव, दूसरा विकल्प है कायथा, तीसरा विकल्प है लोथल और चौथा विकल्प है नौदा टोली। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, इनाम गांव। इनाम गांव किस संस्कृत का स्थल है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत में जोरवे संस्कृत। महाराष्ट्र में जो भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां पाई गई हैं उन्हें जोरवे संस्कृत के अंतर्गत रखा गया है। और जोरवे संस्कृत के अंतर्गत इनाम गांव में जो है कृत्रिम वाटर कैनाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इनाम गांव के विषय में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये जो आपका कृत्रिम वाटर कैनाल प्राप्त हुआ है यह प्रारंभिक जोरवे संस्कृत का है। प्रारंभिक जोरवे संस्कृत से संबंधित है। वह यह एक ऐसा नाला है, ठीक है, ये बेसिकली एक नाले के समान है और इसके दोनों ओर मिट्टी के तटबंध बने हुए थे। इसके दोनों ओर मिट्टी के तटबंध बने हुए थे। जिस प्रकार से आज के समय में नहरों का निर्माण होता है उसी प्रकार से इस कृत्रिम वाटर कैनाल का निर्माण इनाम गांव में हुआ था और मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो है सिंचाई के लिए जोरवे संस्कृत के लोग करते थे। ठीक है, विकल्प भी है इसमें कायथा के विषय में भी आप लोगों को जानकारी कहाँ पे है? कायथा संस्कृत मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में। ठीक है, कायथा संस्कृत। लोथल एक सैंधव स्थल है जो कि गुजरात में है। नौदा टोली भी एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में सब नर्मदा घाटी तट पे अवस्थित स्थल हैं। और सबसे ज़्यादा उत्खनित होने वाला ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? नौदा टोली है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सवालदा संस्कृत किस राज्य में है? सवालदा संस्कृत किस राज्य में है? पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, चौथा विकल्प है छत्तीसगढ़। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, महाराष्ट्र। सवालदा संस्कृत जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है और यह एक ताम्रपाषाणिक संस्कृत है जिसका समय 2300 से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक था। 2000 ईसा पूर्व तक था। 2300 से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक सवालदा संस्कृत का समय था। ठीक है, और जोरवे संस्कृत का समय, जोरवे संस्कृत सवालदा संस्कृत के बाद की है। अगर देखा जाए महाराष्ट्र की जो भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ उसमें सवालदा संस्कृत जोरवे संस्कृत के पहले आती है। जोरवे संस्कृत का समय क्या माना जाता है? 1500। जोरवे संस्कृत का समय क्या है? 1500 से लेकर 900 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मित्रों आगे बढ़ने के पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के नियमित उत्खनन में ताम्र संग्रहों का उपकरण मत्स्य भाला प्राप्त हुआ है? तो पहला विकल्प है बिसौली, दूसरा विकल्प है जखेड़ा, तीसरा विकल्प है सैपाई, चौथा विकल्प है गुंगेरिया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। सैपाई नामक ताम्रपाषाणिक स्थल से यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के सैपाई नामक ताम्रपाषाणिक स्थल से आपका जो है ताम्र संग्रहों का उपकरण मत्स्य भाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? सैपाई से। इसमें जो हमारा पहला विकल्प है बिसौली, तो बिसौली जो है एक महत्वपूर्ण लौहकालीन स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है।
जखेड़ा प्राक सेंधो सभ्यता का स्थल है। लौ सभ्यता के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। गुंगेरिया मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ पे सबसे बड़ी ताम्र संचित निधि प्राप्त हुई है। कहाँ से? गुंगेरिया के। इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्र निधि संस्कृत से संबंधित तांबे की वस्तु का प्रथम उद्घाटन निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ हुआ? पहला विकल्प है गुंगेरिया, दूसरा विकल्प अतिरंजी खेड़ा, तीसरा विकल्प बिठूर, चौथा विकल्प कल्लूर। तो पूछ रहा है सबसे पहला जो है तांबे का उद्घाटन या तांबे की खोज किस स्थान में की गई? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बिठूर। बिठूर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है और यहाँ में 1822 ईस्वी में, यहाँ से 1822 ईस्वी में सबसे पहले ताम्र अवशेष प्राप्त किए गए थे और तांबे के कांटेदार बर्छे यहाँ से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए। तांबे के कांटेदार बर्छे यहाँ से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु ताम्र निधि संस्कृत में नहीं मिली है? पहला विकल्प है मत्स्याखेटक भाला, ये तो प्राप्त हुआ है। दूसरा है तलवार भी प्राप्त हुई है। तीसरा है मानव रूप एंथ्रोमार्फ, यह भी प्राप्त हुआ है। चौथा है हल का फाल। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में जो है हल के फाल का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में सही नहीं है? पहला है वे मुख्य रूप से पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय थे। तो यह सही है, पहला कथन सही है। जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के निवासी थे, जो लोग थे, नागरिक थे, वे मुख्य रूप से पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय थे। प्राचीन कालीन जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ वह नदी घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में ही विकसित हुआ। दूसरा कथन है वे अधिकांशतः पत्थर और तांबे की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और कभी कभी घटिया किस्म के कांसे का भी इसका उल्लेख मिलता है। तो यह कथन भी सही है। पत्थर और तांबे के औजारों का तो प्रयोग करते ही करते थे, कभी कभी वो जो है तांबे में टिन मिलाकर कांसा भी बना लेते थे, लेकिन वह कांसा जो है बहुत ही घटिया किस्म का होता था। विकल्प सी है, उन संस्कृतियों में से अधिकांश का प्रादुर्भाव हड़प्पा की कांस्य संस्कृति की समाप्ति के बाद हुआ। यह भी सही है। जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थे, अधिकांश का प्रादुर्भाव हड़प्पा की कांस्य संस्कृति के समाप्ति के बाद हुआ। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था, ज़्यादातर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का विकास हड़प्पा सभ्यता के बाद हुआ। आहार संस्कृति हड़प्पा के जो है लगभग साथ ही चली थी, कायथा भी उसके साथ चली थी, सावलदा भी उसके साथ ही चली थी, लेकिन ज़्यादातर जैसे मालवा संस्कृत है, जोड़वे संस्कृत है, ये सब संस्कृतियाँ आपका हड़प्पा के पश्चात विकसित हुई। विकल्प डी है, ये संस्कृतियाँ गंगा जमुना दोआब और हिमालय की तराई तक सीमित थी। यह गलत है। विकल्प डी जो गलत है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ यहाँ तक सीमित नहीं थी। गंगा जमुना दोआब या हिमालय की तराई में इससे संबंधित बहुत ही कम स्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस ताम्र पाषाण स्थल से अनाजों की सबसे ज़्यादा किस्में मिली हैं? तो पहला विकल्प है, प्रश्न समझ लीजिएगा, भारत में किस ताम्र पाषाण स्थल से अनाजों की सबसे ज़्यादा किस्में, मतलब किस ताम्र पाषाणिक स्थल में सबसे ज़्यादा प्रकार की फसलें बोई जाती थीं, सबसे अधिक फसलें बोई जाती थीं। ठीक है। तो विकल्प ए है इनाम गांव, दूसरा विकल्प है नौदा टोली, तीसरा विकल्प है महदाह, चौथा विकल्प है सेनुआर। चौथा विकल्प है सेनुआर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी, नौदा टोली। नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? मालवा बेसिकली अगर कहा जाता है तो नर्मदा घाटी में नौदा टोली और अन्य ताम्र पाषाण मध्य प्रदेश की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का विकास कहाँ पे हुआ था? नौदा टोली में हुआ था। और नौदा टोली में लगभग जो यहाँ से कुल 4 चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली
का उत्खनन जो हुआ था कुल 4 चरणों में हुआ था, और 4 चरणों के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं लगभग 2020 से लेकर 1660 ईसा पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सब जो आपकी सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में यहाँ जो पाए जाने वाले मृदभांड हैं सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, और सर्वाधिक उत्खनन जो है इसी स्थल से हुआ है। सर्वाधिक ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में किसी स्थल का अगर उत्खनन हुआ है तो वह नौदा टोली का ही उत्खनन हुआ है। हमारा सही आंसर विकल्प बी नौदा टोली। इनाम गांव ये जोरवे संस्कृत का स्थल है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसके विषय में हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ा। महदाहा एक मध्य पाषाणिक स्थल, महदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक मध्य पाषाणिक स्थल है। और सेनुआर जो है एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, और यह आपके रोहतासगढ़ जिला है मध्य प्रदेश में। रोहतासगढ़ जिला है मध्य प्रदेश में, कैमूर की पहाड़ियों के पास, या कैमूर पहाड़ियाँ की जो तलहटी है उसी के पास जो है यह सेनुआर नामक स्थल अवस्थित है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो नौदा टोली है यहाँ से अनाज भंडारण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अनाज भंडारण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक ठिकानों में से कौन सा स्थल गोदावरी प्रवरा नदी क्षेत्र में नहीं पड़ता था? पहला विकल्प है जोरवे, दूसरा विकल्प है नेवासा, तीसरा विकल्प है दैमाबाद, चौथा विकल्प है नौदा टोली। तो जोरवे पड़ता है, नेवासा पड़ता है और दैमाबाद पड़ता है। तो विकल्प डी नौदा टोली जो है यह आपका गोदावरी प्रवरा नदी घाटी में स्थित नहीं है, बल्कि यह नर्मदा घाटी में स्थित है। यह नर्मदा घाटी में अवस्थित है। एच.डी. संकालिया ने इसका उत्खनन करवाया था। किसने कराया था? एच.डी. संकालिया ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणिक स्थल में केवल तांबे के औजार एवं वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूँकि हम लोगों का टॉपिक है ताम्र पाषाणिक, और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ताम्र पाषाणिक स्थल था जहां पर केवल तांबे के औजार और वस्तुएं ही प्रयोग की जाती थी, पत्थर के औजारों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो हमारा पहला विकल्प है चंदौली, दूसरा विकल्प है आहार, तीसरा विकल्प है जोरवे, चौथा विकल्प है गिलुंद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी आहार। राजस्थान के जो बनास घाटी में आहार नामक स्थान है, तो आहार में जो है वह निश्चित रूप से एक ताम्र पाषाणिक स्थल था, लेकिन वहां पर केवल तांबे के ही औजारों का प्रयोग किया जाता था। पत्थर के औजारों का वहां पर कोई प्रयोग नहीं किया जाता था। पत्थर के औजार पूर्ण रूपेण अनुपस्थित पाए गए हैं आहार संस्कृति में। ठीक है ना? यहाँ पे तांबे के कुठार या अन्य उपकरण प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। प्रश्न आ सकता है कि तांबे गलाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आहार से हुआ है। आहार से जो है तांबे गलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ से तांबे गलाने से जो मैल निकलती थी उसके ढेर सारे यहाँ पे ढेर मिले हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ पे तांबा शोधन का यह जो है तांबा शोधन का केंद्र था। तांबा शोधन का केंद्र आ जाए तो आहार ही हमारा सही आंसर होगा। और यहाँ पे जो तांबा ले आया जाता था, कच्चा तांबा, वह अरावली पहाड़ियों के निक्षेप से लाया जाता रहा होगा। ठीक है, हमारा सही आंसर विकल्प बी आहार। चंदौली जो है एक जोरवे स्थल है जो कि महाराष्ट्र में है, जोरवे महाराष्ट्र में है। गिलुंद जो है यह भी जो है बनास घाटी में अवस्थित एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। आगे इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पर केवल पक्की ईंटों के मकान, एकमात्र ऐसा ताम्र पाषाणिक स्थल है जहाँ से पक्की ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, केवल एक स्थल को छोड़कर हमें कहीं से इस आशय के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते कि ताम्र पाषाणिक लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, वह एकमात्र स्थल कौन सा है? अभी मैंने आपको इसका ऊपर आंसर बताया है।
विकल्प ए है गिलुंड, दूसरा विकल्प है आहर, तीसरा विकल्प है पांडुराज ढीबी, चौथा विकल्प है चिरांत। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए गिलुंड। बनास घाटी में स्थित जो है गिलुंड एक ऐसा ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ के लोग जो है पकी ईंटों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा किसी भी ताम्रपाषाणिक स्थल से पकी ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। जो आपका गिलुंड है वह आहार के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, आहार के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। गिलुंड हो गया, आहार होगा। पांडुराज ढीबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यह एक ताम्रपाषाणिक स्थल है और कहाँ पे अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। चिरांत, चिरांत एक नवपाषाणिक एवं ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ से हड्डियों के बने पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है, बिहार के सारण जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण कालीन दैमाबाद की अनुमानित आबादी कितनी रही होगी? तो पहला विकल्प है 5000, दूसरा विकल्प 3000, तीसरा विकल्प 1000, चौथा विकल्प 4000। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी 4000। हमारा जो दैमाबाद है, दैमाबाद जो है किस संस्कृत का स्थल है? जोरवे संस्कृत, जोरवे संस्कृत जो कि महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध संस्कृत थी, उसका प्रसिद्ध स्थल दैमाबाद है। और दैमाबाद जो है जोरवे संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा स्थल था। इसके विषय में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। 20 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल था और यहाँ से जो है इसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। इससे संबंधित और कई प्रश्न बनेंगे जिसको मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण स्थल है? प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण स्थल है। पहला विकल्प है इनाम गांव, दूसरा विकल्प है गणेश्वर, तीसरा विकल्प है नौदा टोली, चौथा विकल्प है एरण। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी गणेश्वर जो है एक प्राक ताम्र पाषाणिक प्राक हड़प्पा ताम्र पाषाणिक स्थल है। और इनाम गांव, एरण, नौदा टोली ये सब आपके जो है ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पे है? गणेश्वर भी राजस्थान के उदयपुर के आसपास अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृतियों में से कौन से संस्कृत हड़प्पा संस्कृत से प्रभावित है? पहला विकल्प है मालवा संस्कृत, दूसरा विकल्प जोरवे संस्कृत, तीसरा विकल्प कायथा संस्कृत, चौथा विकल्प महापाषाण संस्कृत। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी कायथा संस्कृत। जब मैंने आपको कायथा संस्कृत के विषय में बताया था तो बताया था कि कायथा संस्कृत जो है हड़प्पा संस्कृत की कनिष्ठ समकालीन संस्कृत कही जाती है। मतलब कायथा संस्कृत हड़प्पा संस्कृत की कनिष्ठ संस्कृत थी। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृत से प्रभावित थी। तो हमारा सही आंसर है कौन सी संस्कृत प्रभावित थी? कायथा संस्कृत। कायथा संस्कृत का समय है 2400 से लेकर 2400 या 2450 कर दिए, 2450 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, 1700 ईसा पूर्व तक जो है कायथा संस्कृत का समय है। ठीक है। मालवा संस्कृत विकल्प ए है। मालवा संस्कृत मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में विकसित हुई थी और मालवा संस्कृत के अंतर्गत ही कायथा संस्कृत भी आती है। तो मालवा संस्कृत का जो समय है वह आपका कायथा संस्कृत के बाद है 1900 से लेकर 1400, 1900 से लेकर 1400 ईसा पूर्व। ठीक है। विकल्प बी है जोरवे संस्कृत, विकल्प बी है जोरवे संस्कृत का समय है 1500 से लेकर 900 ईसा पूर्व तक, 900 ईसा पूर्व जोरवे संस्कृत का समय। महापाषाणिक संस्कृत दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृत को महापाषाणिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है इस महाद्वीप में स्थित निम्नलिखित ताम्रपाषाणिक ग्रामीण ठिकानों में से किसका सबसे व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया है? अभी मैंने ऊपर इसका आंसर आप लोगों को बताया है। पहला विकल्प है दैमाबाद, दूसरा विकल्प नौदा टोली, तीसरा विकल्प कायथा, चौथा विकल्प निंदोवाड़ी। यहाँ पे नवदा टोली की जगह नवद टोली हो गया है। ठीक है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। नौदा टोली जो है एक ऐसा ताम्रपाषाणिक स्थल है जिसका सर्वाधिक उत्खनन किया गया है, व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन कराया गया है। और एच.डी. संकालिया जो है इसके उत्खनन से संबंधित महत्वपूर्ण पुरातत्वविद हैं। ठीक है।
इसमें और सबको हम लोग जानते हैं। विकल्प डी है निंदोवाड़ी। निंदोवाड़ी एक संस्कृत थी, कुल्ली संस्कृत, कुल्ली संस्कृत। तो निंदोवाड़ी जो है उसे कुल्ली संस्कृत का ही एक स्थल है। इसके विषय में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाल संस्कृत, कुल्लू संस्कृत, सोथी संस्कृत, सभी संस्कृतियों के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न संस्कृतियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला विकल्प है आहार संस्कृत, दूसरा विकल्प है नेवासा संस्कृत, तीसरा विकल्प है नरहन संस्कृत, चौथा विकल्प है नाल संस्कृत। तो इसमें जो है सबसे पहले आएगा आपका नेवासा संस्कृत। सबसे पहले है नेवासा संस्कृत। नेवासा संस्कृत जो काफ़ी प्राचीन संस्कृत है, 1.5 लाख ईसा पूर्व तक के वहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेवासा के बाद आपकी आएगी नाल संस्कृत, बी डी। नाल संस्कृत के बाद आपकी आएगी आहार संस्कृत, उसके बाद आपका आएगा नरहन संस्कृत। ठीक है। नरहन एक ताम्रपाषाणिक संस्कृत। नेवासा, आहार, नरहन यह ताम्रपाषाणिक संस्कृत है। नाल संस्कृत जो है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो है इसकी खोज हुई थी 1925 में। तो हमारा सही आंसर है बी डी ए से विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हल्लूर से घोड़े की एक हड्डी मिली है, यह साक्ष्य किस पुरातात्विक चरण से संबंधित है? यहाँ पे पुरातात्विक गलत लिखा गया है। हल्लूर से घोड़े की एक हड्डी मिली है। ठीक है। तो वह जो हड्डी है किस चरण से संबंधित है, किस संस्कृति से संबंधित है? पहला विकल्प पुरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पाषाण काल, तीसरा विकल्प ताम्र पाषाण काल, चौथा विकल्प लौह काल। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी। हल्लूर से जो है ताम्र पाषाणिक हड्डी, घोड़े की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हल्लूर कहाँ पे है? हल्लूर कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताम्र पाषाण युगीन स्थलों में से किसमें एक ऐसे मृदभांड का टुकड़ा मिला है जिस पर सैंधव लिपि के 3 अक्षर लिखे हुए हैं? पहला विकल्प इनाम गांव, दूसरा विकल्प दैमाबाद, तीसरा विकल्प चंदौली, चौथा विकल्प जोरवे। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी दैमाबाद। दैमाबाद से जो है एक ऐसे मृदभांड का टुकड़ा मिला है जिस पर सैंधव लिपि में कुल 3 अक्षर लिखे हुए। सैंधव लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। तो ठीक है, चित्रात्मक लिपि में जो है 3 अक्षर लिखे, उसको बोस्ट्रोफोदन लिपि भी कहा जाता था। बोस्ट्रोफोदन लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताम्रपाषाणिक स्थलों में से किसमें एक ऐसा अर्धवृत्ताकार लाल मृदभांड मिला है जिसमें एक भैंसे की पीठ पर छलांग लगाते हुए एक बाघ को चित्रित किया गया है? तो हमारा पहला विकल्प है सोनेगांव, दूसरा विकल्प है कायथा, तीसरा विकल्प है मालवा, चौथा विकल्प है दैमाबाद। तो दैमाबाद हमारा सही आंसर है विकल्प डी दैमाबाद। ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस ताम्रपाषाणिक स्थल से अर्धवृत्ताकार लाल मृदभांड मिला है जिसमें एक भैंसे की पीठ पर छलांग लगाते हुए एक बाघ को चित्रित किया गया है? तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। ठीक है। हमारा विकल्प डी सही आंसर है। आप कायथा के विषय में जानते हैं, मालवा के विषय में जानते हैं। विकल्प ए है सोनेगांव। सोनेगांव जो है जोरवे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। जोरवे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थल है और पुणे जिले में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताम्रपाषाणिक स्थलों में से, यहाँ पे होना चाहिए था में से, किसमें घरों के अंदर अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं? अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। पहला विकल्प मालवा, दूसरा विकल्प जोरवे, तीसरा विकल्प है दैमाबाद, चौथा विकल्प है एरण। जिसके विषय में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। दैमाबाद से जो है अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनित ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल के घरों से विभिन्न दस्तकारी गतिविधियों की पहचान की गई है? पहला विकल्प है दैमाबाद, दूसरा विकल्प है जोरवे, तीसरा विकल्प है मालवा, चौथा विकल्प है नेवासा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए दैमाबाद। दैमाबाद के उत्खनन से जो है घरों में विभिन्न प्रकार की दस्तकारी गतिविधियों की पहचान की गई है। हमारा 21वां एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस
ताम्र पाषाणकालीन स्थल में अस्थियों से निर्मित हल अस्थियों से निर्मित हल के फाल और बीज बोने के चोंगे ड्रिल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पहला विकल्प है दैमाबाद, दूसरा विकल्प है मालवा, तीसरा विकल्प है वाल्की, चौथा विकल्प है नेवासा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, वाल्की। वाल्की नामक, वाल्की कहाँ पे है? वाल्की महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और यह जोरवे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। जोरवे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से बच्चों के समाधान के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं और यहीं से अस्थियों से निर्मित हल के फाल, यहाँ पे हल कर लीजिए, हल के फाल और बीज बोने के चोंगे ड्रिल का प्रयोग किया जाता था। तो मित्रों, इस वीडियो में ताम्र पाषाण काल से संबंधित मैंने कुल 21 प्रश्नों को रखा था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।